अच्छे वेल क्वालिफाइड। अच्छा डॉक्टर, मैंने जो वहाँ गया, मैंने देखा कि अब मैं आपको बताता हूँ जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, फ़र्क क्या है, मसला क्या है। मसला ये है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। होता ये है कि जो इतना एकदम से रश होता है ना, और अब वो रश डॉक्टर्स पर और स्टाफ पर पड़ता है ना, तो वो हो जाते हैं चिड़चिड़े। एक सिविल हॉस्पिटल है कराची में, उस सिविल हॉस्पिटल की मिसाल के तौर पर कैपेसिटी ही कुछ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप है तो सब कुछ है। दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। जिन्होंने सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। ये एक हमें इत्ला मिली है, और यूट्यूब के कुछ एल्गोरिदम भी ऐसे हैं कि जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि हम 3, 4, 5 वीडियो रोज़ ही डाल देते हैं, तो आप लोग यूट्यूब हमारे चैनल के अंदर जाकर, वीडियो के अंदर जाकर भी वीडियो सर्च कर सकते हैं। आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन वीडियो अपलोड हो चुकी होती है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है अपकमिंग एम्स ऑफ इंडिया 2025। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अपकमिंग एम्स इन इंडिया 2025 एम्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम पंकज है। स्वागत है आपका इंडियन यूट्यूब चैनल में। हमारे देश में जब भी कोई गरीब या फिर मध्यम वर्गीय व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है तो इलाज के लिए अक्सर उनकी पहली पसंद एम्स यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान होता है, क्योंकि एम्स अपनी क्वालिटी और सस्ते इलाज के लिए जाने जाते हैं। प्राइवेट अस्पतालों का इलाज ज़्यादातर लोगों की पहुंच के बाहर होने के कारण हम एम्स के महत्व को समझ सकते हैं, और यहाँ इलाज के साथ साथ एम्स में मेडिकल फील्ड की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे यहाँ से पढ़ लिख कर देश का युवा देश विदेशों में कोने कोने में जाकर लोगों का इलाज करते हैं। कुल मिलाकर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स हमारे देश के चिकित्सा के क्षेत्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए यही बता दें कि हमारे भारत में पहला एम्स 1956 में देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत कौर के नेतृत्व में बना था। आपको यही बता देते हैं कि 1956 से 2011 तक हमारे देश में बस एक ही एम्स ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहा था, जो कि दिल्ली में स्थित है। हालांकि साल 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा परियोजना लॉन्च की थी, जिसके तहत देश के हर वर्ग की जनता के लिए सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना था, और साथ ही देश में मेडिकल पढ़ाई की गुणवत्ता को भी बढ़ाना था। इसके लिए अटल जी ने 6 और नए एम्स बनाने का लक्ष्य रखा था, और ये एम्स फेज 1 के अंतर्गत बनके तैयार होने थे, जिनमें शामिल थे भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश एम्स। यही एम्स 2012 तक बनके तैयार हुए और पब्लिक के लिए ओपन किए गए। इस प्रकार भारत में एम्स की संख्या 7 हो गई, और आज ये 7 एम्स पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। इसके बाद 2013 में एम्स परियोजना का फेज 2 और फेज 3 लॉन्च किया गया, जिसमें फेज 2 के अंतर्गत रायबरेली उत्तर प्रदेश में एक एम्स बनाने की योजना बनाई गई और उस पर काम भी शुरू किया गया। लेकिन फेज 3 के अंदर किसी भी एम्स की नींव नहीं रखी गई। चूंकि ये आप और हम बड़े अच्छे से समझते हैं कि इतने बड़े भारत में कुल 7 या 8 एम्स कुछ मायने नहीं रखते, इसलिए 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आते ही देश में कई और नए एम्स खोलने के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गईं। पीएम मोदी का ये मिशन है कि देश में हर राज्य में एक एम्स स्थापित करना ही होगा, और इसी के चलते मोदी सरकार देश में नए 22 एम्स बनाने पर जोर दे रही है, और ये सारे एम्स अलग अलग फेजेस में बनके तैयार होंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह एम्स फेज 4 से लेकर फेज 8 के अंतर्गत बनके तैयार होंगे। इनमें से कुछ नए एम्स पर काम फुल स्पीड में जारी है, और तय समय सीमा पर देश को नए एम्स की सौगात मिल जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर जो नए एम्स सरकार द्वारा बनाए जाएंगे उनका पूरा काम इसी साल अक्टूबर तक कंप्लीट होना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि यह एम्स किन किन राज्यों में बनके तैयार हो रहे हैं और यह कब तक बनके तैयार होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 4 के अंतर्गत आने वाले एम्स की। आपको बता दें कि फेज 4 के अंतर्गत हमारे देश में 4 नए बड़े एम्स बनके तैयार हो रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है एम्स नागपुर। नागपुर का यह एम्स 150 एकड़ की जमीन पर बनके तैयार हो रहा है, और ऐसी पूरी उम्मीद है कि यह एम्स लगभग अक्टूबर 2021 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि इस एम्स का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण का कार्य लगभग 97% तक कंप्लीट हो चुका है, वहीं दूसरे चरण का कार्य लगभग 72% तक कंप्लीट हुआ है। बात करें इस पूरे एम्स में आने वाली लागत की, तो इस पूरे एम्स पर लगभग 1577 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नागपुर का यह एम्स सरकार के तय समय अनुसार ही बनके तैयार हो रहा है। फेज 4 के अंतर्गत जो दूसरा एम्स आता है वो है कल्याणी एम्स। यह एम्स पश्चिम बंगाल में बनके तैयार हो रहा है, और इस पर काम भी जारी है, लेकिन यह काम बेहद ही धीमा चल रहा है। वैसे तो इसको पूरा करने का लक्ष्य 2021 तक रखा गया था, लेकिन काम को देखते हुए ऐसा बताया जा रहा है कि 2021 तक यह कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। बात करें इसके रिसेंट स्टेटस की, तो अभी तक इसके पहले चरण का कार्य लगभग 80% तक कंप्लीट हुआ है, और वहीं दूसरा चरण लगभग 61% तक कंप्लीट हुआ है।
इसके काम में देरी की सबसे बड़ी वजह है पश्चिम बंगाल सरकार, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र सरकार का इसमें साथ नहीं दे रही है। क्योंकि जहां पर यह एम्स बनाया जा रहा है वहां पर राज्य सरकार द्वारा छोटे छोटे कार्यों में विलंब किया गया, जैसे भूमि अधिग्रहण का काम, और यह एम्स जहां पर बनना है वहां से बिजली के तारों को न हटाना आदि की वजह से इसके निर्माण में देरी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा कल्याणी एम्स लगभग 1754 करोड़ रुपए से बनकर तैयार होगा, और अब ऐसी पूरी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसमें इंटरेस्ट दिखाएगी और इस पूरे एम्स को जल्द से जल्द बना के तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं फेज 4 के अंदर आने वाले तीसरे एम्स की। फेज 4 के अंदर जो तीसरा एम्स आता है वो है मंगलागिरी एम्स। मंगलागिरी एम्स साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। इसमें तेजी से काम चालू है और जल्दी यह बनकर तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि यह एम्स भी 2 चरणों में बनकर तैयार हो रहा है। इसके पहले चरण का लगभग 92% तक काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण का कार्य लगभग 60% तक कंप्लीट हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देते हैं कि इस पूरे एम्स का बजट लगभग 1618 करोड़ रुपए रखा गया है। अब बात करते हैं फेज 4 के अंदर आने वाले चौथे और आखिरी एम्स की। फेज 4 के अंदर जो चौथा और आखिरी एम्स आता है वो है गोरखपुर एम्स, जो कि उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हो रहा है। 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एम्स का वर्चुअल अंदाज में उद्घाटन किया था। अभी तक इस पूरे गोरखपुर एम्स का कार्य लगभग 86% तक कंप्लीट हो चुका है। इस एम्स के बाद अब गोरखपुर के आसपास के मरीजों को तुरंत लखनऊ जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि उनका इलाज इसी एम्स में हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरे एम्स का बजट लगभग 1011 करोड़ रुपए रखा गया था। अब हम बात करते हैं 5वें फेज के अंतर्गत बनने वाले एम्स की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5वें फेज में कुल 7 नए एम्स हमारे देश में बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर जो एम्स आता है वो है एम्स भटिंडा। पंजाब के भटिंडा में स्थापित किए जा रहे इस एम्स का कार्य लगभग 70% तक कंप्लीट हो चुका है। अभी भी इसमें काम चालू है और जल्दी इसको पूरा किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एम्स लगभग 925 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। वहीं 5वें फेज में जो दूसरा एम्स बनकर तैयार हो रहा है वो असम के गुवाहाटी में बनकर तैयार हो रहा है। इसका निर्माण कार्य EPC मोड के तहत किया जा रहा है और अभी तक इसमें लगभग 30% तक काम कंप्लीट हो चुका है। बात करें इसमें आने वाली लागत की, तो इसमें जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो लगभग 1123 करोड़ रुपए की होगी। 5वें फेज का जो तीसरा एम्स है वो है मदुरई एम्स, जो कि तमिलनाडु में बनकर तैयार हो रहा है। इसको लेकर जमीन पर अभी कोई काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसके क्लियरेंस, कॉन्ट्रैक्ट और भूमि अधिग्रहण पर काम चल रहा है। मतलब साफ है कि जल्दी इस मदुरई एम्स पर भी जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। बात करें इसकी अनुमानित लागत की, तो आपको बता दें है पूरा एम्स लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। 5वें फेज का जो चौथा एम्स है वो है एम्स बिलासपुर। यह एम्स हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में बनकर तैयार हो रहा है। इसका कार्य प्रगति पर है, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें काफी धीमा काम चल रहा है और वैसे यह 2021 तक बनकर तैयार होना था, लेकिन काम को देखते हुए शायद इसमें अभी थोड़ा और वक्त लग सकता है। और काम में देरी की असली वजह है पर्यावरण संस्था के नियम, क्योंकि जिस जगह पर बिलासपुर एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा जमीन दी गई है वहां पर काफी पेड़ हैं और पर्यावरण नियमों के चलते पेड़ों की कटान पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसी वजह से यहाँ पर देरी हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिलासपुर का यह एम्स लगभग 1471 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। 5वें फेज का जो 5वां एम्स है वो है दरभंगा एम्स, जो कि बिहार राज्य में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इसको बनाने का अप्रूवल कैबिनेट ने 2020 में दिया था। अभी इस पर कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ, बस इसकी लोकेशन फाइनलाइज हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द इस पर जमीन पर काम शुरू होगा। बात करें इसकी अनुमानित लागत की, तो आपको बता दें बिहार का यह एम्स लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। 5वें फेज में 6वें नंबर पर जो एम्स आता है वो है एम्स सांबा, जो केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू में बनकर तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि इसको बनाने का अप्रूवल 2019 में ही मिल गया था और इस पर जमीन पर काम चालू है। बात करें इसकी लागत की, तो आपको बता दें इसमें अनुमानित लागत लगभग 1661 करोड़ रुपए की आएगी। 5वें फेज में 6वें नंबर पर जो एम्स आता है वो है अवंतीपुरा एम्स, जो कश्मीर में बनकर तैयार हो रहा है और जम्मू कश्मीर राज्य का यह दूसरा एम्स होगा। इसका मास्टर प्लान पूरी तरह तैयार है और जल्दी इस पर जमीन पर काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इसमें जो लागत आएगी वो लगभग 1828 करोड़ रुपए की आएगी। बात करें फेज 6 की, तो फेज 6 में 2 नए एम्स बनाकर तैयार किए जा रहे हैं। इसमें पहला एम्स देवघर झारखंड में बनाकर तैयार किया जा रहा है और अभी तक इसका लगभग 15% तक काम कंप्लीट हो चुका है और झारखंड के इस एम्स में लगभग 1103 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा फेज 6 के अंदर जो दूसरा एम्स बनाकर तैयार होगा वह गुजरात के राजकोट में बनेगा। राजकोट के इस एम्स पर अभी मास्टर प्लान पर काम चल रहा है और यह एम्स लगभग 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। अब बात करें 7वें फेज की, तो 7वें फेज के अंदर एक एम्स बनकर तैयार होगा, जो कि बीबी नगर तेलंगाना में बनकर तैयार किया जाएगा और इसमें अनुमानित लागत जो आएगी वो लगभग 1100 करोड़ रुपए की आएगी। अगर हम बात करें 8वें फेज की, तो 8वें फेज में एक और नया एम्स बनाकर तैयार किया जाएगा, जो कि हरियाणा के मनेठी में बनकर तैयार होगा और इसमें अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ रुपए की आएगी। 7वें और 8वें फेज के अंतर्गत बनने वाले एम्स का कार्य जमीन पर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब भी इसके जमीन पर काम शुरू होगा तो मैं आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत करा दूंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जी जनाब, बहुत ही आला, बहुत ही खूबसूरत
यानी आवाम को तरक्की मिल रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। पता है आपको, पता है बहुत सारी मतलब गवर्नमेंट का ये ज़िम्मा होता है एजुकेशन, हेल्थ, आवाम को सस्ती हेल्थ देना। हुकूमत क्या लेती है हमसे? टैक्स। हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। हम चाय, दूध, पत्ती, कुछ भी हम ख़रीद रहे हैं, ले रहे हैं, हम समझते हैं कि आम आदमी टैक्स नहीं दे रहा है। ऐसा ही है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रही थी कि एक हॉस्पिटल जो है उसके ऊपर 1125 करोड़, 1400 करोड़, 1000, 1800 करोड़ तो ऐसे लगे। तो टोटल अगर मैं काउंट डाउन करूँ तो मेरे हिसाब से तकरीबन 10-15 हज़ार करोड़ की कहानी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट और सिर्फ आवाम के लिए, कुछ बेनिफिट में नहीं मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल सिर्फ ऐसे और सिर्फ अपनी आवाम के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना कि मैं तो ये कहूँगी कि जो भी टैक्सेस आते हैं, जो भी इकनॉमी उनकी, जो भी पैसे आते हैं, जो भी प्रॉफिट होता है, वो सारा का सारा रिटर्न में अपनी आवाम पे ही लगा देते हैं, अपनी नेशन पे लगा देते हैं, अपने मुल्क पे लगा देते हैं। अच्छा, पहले एक एम्स था 1956 में शायद, फिर मज़ीद हुए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में, फिर मोदी जी के दौर में। तो ये कहा गया कि हमने हर राज्य में अच्छा, एक खूबसूरत बात, बहुत खुशी हुई मुझे उस बात को देख के कि उन्होंने कश्मीर को भी अलग नहीं रखा। मैंने अक्सर नोट किया है, मैं मिसाल में, हम जिसे जानते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, तो ज़्यादातर हम उन्हीं की मिसालें देते हैं आप लोगों के सामने। तो हमारे ये होता है कि अगर कोई इस तरह की बड़ी चीज़ें होती हैं, आवाम का जिसमें बेनिफिट होता है, अगर कुछ होता भी है तो ज़्यादातर बड़े सिटीज़ को देखा जाता है। बिल्कुल। क्यों? वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। क्यों? वहाँ पे एक चीज़ दिखेगी, एक चीज़ की पब्लिसिटी होगी, लोगों को पता चलेगा। अक्सर मैंने देखा है कि दही इलाके जो होते हैं, जो मतलब खेती बाड़ी वाले इलाके होते हैं, या पहाड़ी इलाके होते हैं, या बलूचिस्तान हो गया, या एबटाबाद की साइड पे, कश्मीर की साइड पे जैसे हो गया, उन इलाकों को बिल्कुल नेगलेक्ट कर। बंगाल आपने देखा, वहाँ तक उत्तराखंड, बिहार में, बिल्कुल। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ शायद ही कोई राज्य, शायद ही कोई स्टेट अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले मुझे अम्मी के साथ एक जाना हुआ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। अम्मी के थोड़ा सा बाजू में लग गया था तो वो गिर गई थी। तो जब मैंने वहाँ पे लोगों का हाल देखा, अमूमन तो जाना नहीं होता, हमारे घर के बहुत ही करीब है, तो वहाँ जाना हुआ। आप यकीन करें, यूँ समझ लें कि शदीद गर्मी, उस शदीद गर्मी में 200-200, 250 लोगों की लाइनें ख़वातीन की, और उन लाइन्स में वो खड़ी हुई हैं अपनी पर्ची बनाने के लिए। जब वो पर्ची बनेगी डॉक्टर को दिखाने के लिए अलग लाइन। अच्छा, और वहाँ जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस ट्रीट करते हैं जानवरों की तरह। आपने देखा, यहाँ पे हम देख रहे थे कि डॉक्टर्स अच्छे, वेल क्वालिफाइड। अच्छा डॉक्टर, मैंने जो वहाँ गया, मैंने देखा कि अब मैं आपको बताता हूँ जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं, फ़र्क क्या है, मसला क्या है। मसला ये है कि डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से बात कर रहे थे, सारी चीज़ें हो रही थी, जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। होता ये है कि जो इतना एकदम से रश होता है ना, और अब वो रश डॉक्टर्स पर और स्टाफ पर पड़ता है ना, तो वो हो जाते हैं चिड़चिड़े। एक सिविल हॉस्पिटल है कराची में, उस सिविल हॉस्पिटल की मिसाल के तौर पर कैपेसिटी ही कुछ मरीज़ों की है कि एक दिन में इतने घंटे वो डॉक्टर्स होते हैं, मिसाल के तौर पे, 1000 मरीज चले जाएं, तो वहाँ की जो कंडीशन होगी ना, मैं कहता हूँ कसूर उनका नहीं है, कसूर ये है कि उसकी कैपेसिटी ही इतनी नहीं है कि वो इतने लोग। अच्छा मैं सोच रहा था, मैंने पूछा डॉक्टर कब तक बैठे हुए, कह रहे हैं इतने बजे तक। मैं सोच रहा था 200-250 लोग तो अभी लाइन में पर्ची बनाने के लिए खड़े हुए हैं, और वो लाइन तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। तो क्या ये रोज़ाना आ के ट्राई करके जाते हैं? मतलब ये क्या आज तो ये नहीं दिखा पाएंगे? मैं अपने दिल में सोच रहा था, शदीद गर्मी, मेरा दिल कर रहा था कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब मेरा बहुत दिल कर रहा था कि कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे मतलब लोगों को इलाज मिले। लोग मतलब ठीक है, गवर्नमेंट अपनी जगह पे, मैं कहता हूँ अगर इस हमारे कंट्री के लोग अपनी एफर्ट भी करें ना, थोड़ी सी, मैं कहता हूँ मतलब हमारे यहाँ करोड़ों की आबादी है, कराची की 2.5-3 करोड़ की आबादी है। अगर एक शख्स दिन के 10 रुपये भी डोनेट कर देता है, सिर्फ दिन के 10 रुपये डोनेट कर दे, और उसके बदले में एक हॉस्पिटल चल रहा हो, अच्छा वो 10 रुपये डोनेट किस तरह कर सकता है आप बताएं? अब एक जगह जाके रोज़ाना 10 रुपये तो नहीं दे सकता ना,
वो 10 रुपये कुछ इस तरह से हो कि मोबाइल कंपनियों से कांटेक्ट हो कि हमारे बैलेंस से ऑटो ही कट जाए, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ऑटोमेटिकली कट जाए, वो एक जगह जमा हो जाए। ठीक है। वो एक इदारा ऐसा हो जो आवाम को इलाज दे रहा हो। बहुत आसान ईजी हल है इसका। रोज़ाना के 10 रुपये का मतलब पता है क्या है? अगर हमारी 2.5 करोड़ की 3 करोड़ की आबादी है तो आप 2.5-3 करोड़ 1 रुपये पे होगा। 10 रुपये पे कितना होगा? ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 10% बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर 2.5-3 करोड़ लोग 10 रुपये नहीं देते, आधे दे दें, 1 करोड़ लोग दे दें, तो भी वो 10 करोड़ होगा। देखिए अगर 10 रुपए देते हैं तो 20 करोड़ के करीब हो गया। ठीक है ना? 2 करोड़ की अगर आबादी हाँ। है तो 20 करोड़ हो गया। तो मैं कहता हूँ कि 10 रुपये भी अगर डोनेट हो, इस तरह का कुछ सिस्टम हो, लोगों का भला हो और हर शख्स देने को तैयार होगा, हर शख्स। इसको कहते हैं कतरे कतरे से दरिया बनना। मतलब मैं बहुत ही उस वक्त खड़ा हुआ था, वेट कर रहा था, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। फिर जानने वाले मिले, फिर उन्होंने थोड़ी सी पर्ची बनाने में हमारी हेल्प कर दी, तो फिर हमने जाके दिखाया, फिर उधर से उधर। अच्छा एक और चीज़, मैनेजमेंट ख़राब। मैं बोल तो नहीं हूँ। मैनेजमेंट ख़राब का मतलब क्या? इधर जाओ नहीं, इधर जाओ नहीं, उधर जाओ, अब वापसी आओ, ये वाला एक्सरे यहाँ नहीं होगा, वो वाला। मैंने वीडियो में एक और बात बोली थी पहले भी, और मैं दोबारा आपको वो बात बोलूँगी कि आप दिल पे हाथ रख के कहें कि पाकिस्तान के लिए हम करते हैं कोई काम जो हम पाकिस्तान के लिए करते हो। बिल्कुल। आप मैनेजमेंट की यह हालत है कि आप लाइनों में खड़े होते हो, मैंने खुद देखा है, और लड़के लड़कियां जो बैठे हुए होते हैं, जो काम ऑफिसर्स हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ, वो गप्पे मार रहे हैं। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो गप्पे मार रहे हैं, उनको अपनी ड्यूटी, उनको अपनी जॉब की पड़ी ही नहीं। अभी आप वो जो खड़े हैं वो कीड़े मकोड़े हैं जैसे। अभी आप उस दिन बता रहे थे कि आप लोग गए थे वहाँ पे कोविड के इंजेक्शन के लिए, क्या हालत? वैक्सीनेशन के लिए मैं गई तो मैंने खुद देखा कि वो गप्पे मार रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और इतनी लंबी लाइन में हम खड़े। हम जो है ना हम अपना गिरेबान नहीं झाँकते, हम अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। हमें एक चीज़ आती है, बिल्कुल, हुकूमत ख़राब, हुकूमत ये करे, हुकूमत वो। ठीक है, हुकूमत अपनी जगह पे। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी आवाम के अंदर, पाकिस्तानी लोगों के अंदर भी नेगेटिविटी भर चुकी है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ये बात मैं बोल रही हूँ ना कि हम दिल पर हाथ रखकर कहेंगे आज तक हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, ये सोच मुझे पहले कभी नहीं आई। बिल्कुल। क्योंकि मैं खुद भी बोलूँगी कि मैंने भी कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब झंडे नहीं गाड़ दिए पाकिस्तान के लिए, कुछ ऐसा नहीं किया, मैं खुद भी बोलूँगी। लेकिन अब क्यों आती है ये सोच, आप बताएं मुझे। जाहिर सी बात है कि जब हम अवेयरनेस हुई, हमें अंदाज़ा हुआ, हमने चीज़ें देखी कि यार को देखते हैं कि वो अपने इंडिया को लेकर उनके मिनिस्टर, आप उनके रेलवे, मोदी जी को देखते हैं कि वो आपने उनके रेलवे मिनिस्टर की देखी थी, और हमने उस पर जिक्र किया था कि यार वो कोई एजुकेटेड लग रहे हैं। बिल्कुल। क्या निकले वो? क्या? IAS किया हुआ उन्होंने, वो भी IAS किया हुआ उन्होंने। मतलब आपने कहा था कि यार ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, नीचे कमेंट्स धड़ाधड़ आए। फिर एक बोलते हैं ना हाव भाव, एक हाव भाव स्टाइल होता है, बात करना, बॉडी लैंग्वेज एक होता है, वॉकिंग टॉकिंग, तो वो मोस्ट एजुकेटेड पर्सन है। मुझे फील हो रहा था ये बड़े क्वालिफाइड होंगे। तो खैर बहरहाल दोस्तों, एक ऐसी वीडियो जिससे हमें अपने यहाँ पे हालात देखे हमने, और बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पे हालात है, मतलब काश के हम मतलब किसी के लिए कुछ कर सकें, आवाम के लिए, लोगों के लिए, काश। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।